शिव शंभू, मैं पूनम सांगवान। स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल एकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट CDP के 20 क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके पेपर 1 के सीटेट में आए हुए PYQs हैं ये। अब टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सोल्व करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कि जब बच्चा भाषा अर्जन करता है, भाषा को सीखता है और उस साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसके लिए सबसे जो संवेदन सेंसिटिव जो अवधि होती है, पीरियड होता है, वो कौन सा होता है? तो ये आपको पता होगा कि कौन सा होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखिए कोलबर्ग का टॉपिक एक ऐसा ये टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर रिकॉल करके जाइएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आना, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो ऑप्शन पढ़िए क्या क्या दे रखा है पर सुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक तो आपकी जीन प्याजे की होगी, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, द सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, किसका उदाहरण है? ये तो इजी क्वेश्चन आपको पता होगा कि जब लड़कियों की बजाय लड़कों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए या उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए क्या क्या दे रखा है, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, रिविलेंस, जेंडर कंसिस्टेंसी। तो बायसनेस को दिखा रहा है, पक्षपात को दिखा रहा है कि लड़कियों को कम ध्यान में रखा जाता है और लड़कों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो ये बायसनेस हो गया आपकी, जेंडर पक्षपात हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा आपका, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की अवस्था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, एम्फेसाइज जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? देखिए जहाँ भी सोशल और संस्कृति की बात आ जाएगी तो वहाँ पर आपके कौन होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, SCL से, S से सोशल, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। तो अब हमारी यहाँ पर बात हो रही है आपकी सोशल और कल्चर की, तो ये दो आ गए, तो इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेव वाइगोस्की की आपकी बात हो रही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ध्यान में रखा था सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा को, कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ज़्यादा अच्छे से भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बात करती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो जब अपने आप से बच्चे बात करते हैं या व्यक्ति अपने आप से बात करते हैं तो वो कहलाती है आपकी प्राइवेट स्पीच। तो लेव वाइगोस्की ने उसको क्या बोला था, प्राइवेट स्पीच बोला था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें से भी आपका क्वेश्चन जरूर आता है, वाइगोस्की हो गए आपके, जीन प्याजे हो गए, कोलबर्ग हो गए और गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हो गया,
इनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इन टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको तो ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चे को जब सहयोग दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो ये पहले तो आपको पता होनी चाहिए भाई कौन कौन सी अवस्था है, तो आप उनको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि कैसे याद कर सकते हैं। SPCF ऐसे करके इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी आपको, ऐसे याद कर सकते हैं। S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट, F से फॉर्मल। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी कॉन्क्रीट की। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हमें पहचाननी है। परिकल्पित, निगमात्मक, तर्क, साध्यात्मक विचार। परिकल्पना की जहाँ बात हो जाएगी तो वहाँ पर इट मीन्स बात हो रही है आपकी फॉर्मल की। संरक्षण, कक्षा, समावेशन, जहाँ पर CCS की बात हो जाएगी। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरीज़ की बात हो जाएगी। वर्गीकरण की बात हो जाएगी कि बच्चा सीरीज़ में लगाना सीख जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर बात हो रही है आपकी कंक्रीट की। आस्तिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ये जब इसकी बात हो जाएगी इट मीन्स वहाँ पर बात हो रही है आपकी प्री ऑपरेशनल की। प्रतीकात्मक खेल विचारों की नहीं, यहाँ पर बात हो रही है आपकी सेंसरी मोटर की। तो जब सी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कंक्रीट को CCS, यहाँ इन तीनों ऑप्शन में से किन्हीं की भी बात मिल जाए इट मीन्स वो आपकी कंक्रीट की है। चाहे सीरीजन की बात हो जाए, चाहे आपकी क्लासिफिकेशन की, चाहे आपकी कंजर्वेशन की। तो यहाँ पर कंजर्वेशन आपको मिल गया, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शंस पढ़िए। स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन, रेनफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्कीमा थी जीन पियाजे की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? असेसमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। देखिए कभी भी श्रेणी में नहीं डिवाइड किया जाता, बच्चों को रैंक में नहीं डिवाइड किया जाता, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है और ये आपका गलत। विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, कभी भी बच्चे को नामांकित नहीं किया जाता, खास करके उसके अंकों को लेकर लेबल नहीं किया जाता। तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड कभी भी आपका सही नहीं होता। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना ओनली ये उद्देश्य नहीं होता, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत। अब एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 2। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में हमें बताना है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषयक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशन है और जटिल योग्यताओं का एक समूह। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता था। यहाँ वैसे तो क्रिएटिव थिंकिंग है, यहाँ पर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट भी वो पूछ सकता था। एक से अनेक का सोच, अनेक के बारे में सोचिए, इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वो
डाइवर्जेंट की। और इसका उल्टा क्या हो जाता कि अनेक से एक पॉइंट पे वो हो जाती है आपकी कन्वर्जेंट। परंतु यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा आपसे संरचनात्मक, क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर, रिजिड थिंकर, ईगोसेंट्रिक, आत्मकेंद्रिक विचारक। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है आपकी? संरचनात्मक विचार, क्रिएटिव थिंकर। अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात तो होती तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट। यहाँ पर क्या दे रखा आपका? क्रिएटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये भी एक टीचर को नहीं करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये भी गलत है कि विद्यार्थियों से अपेक्षाएं बिल्कुल छोड़ दें। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल ठीक कि जो पढ़ाने का जो तरीका है उस पर विचार करना चाहिए। और साथ साथ में कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की सहभागिता को कैसे सुधारा जाए उसके लिए नए नए तरीके ढूंढे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गलत। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। जहाँ एक्टिव की बात होगी वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तैयार करने के लिए हतोत्साह, ये भी नेगेटिव वर्ड। कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा? गलत। बचा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, मतलब जो पढ़ने में, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही विशेष कार्य को बार बार दोहराना। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, उन्हें पढ़ने में कहीं न कहीं कठिनाई अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिगम नियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन दे रखे हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, असशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके असशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमली किस पर बेस्ड है आपकी? ये किसको फोकस में रखती है? मीनिंग मेकिंग को ध्यान में रखती है। तो ऑप्शन पढ़िए। यंत्रवत याद करना बिल्कुल गलत। प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंधन द्वारा अर्जित अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, बिल्कुल ठीक है। कि किसको फोकस पर रखती है? फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव इट मीन्स गलत। बच्चों को दंडित करना चाहिए। दंडित बिल्कुल नहीं किया जाता। सीबीएसई ने बिल्कुल मना किया। बच्चे को मारना बिल्कुल मना है। बार बार याद करने के द्वारा
एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए, तो रोट लर्निंग पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव इट मीन्स गलत। बचा एक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होती है, केवल नेगेटिव वर्ड है जो केवल आ जाएगा, वो 90% आपका आंसर नहीं होगा, तो ये आपका गलत। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ठीक है, जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। यंत्रवत याद करना, तो रोट मेमोराइजेशन कभी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यह नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव कभी भी हमारा ठीक नहीं होगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना, देखिए जहाँ पर भी लेबलिंग और कैटेगराइजेशन की बात होगी वो आपके नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड आपके कभी भी सही नहीं होंगे, तो ये भी गया। बचा एक सेकंड, जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। बच्चे के अनुभव को प्रमुखता देना, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं, तो क्या है ये, सन्निहित हैं, एक दूसरे में इंटरवोवन है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके वही 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपके कितने आंसर ठीक हुए, और अब तैयारी में जुट जाओ, पेपर आपका बिल्कुल पास में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय शिव शंभू।